हाँ जी दोस्तों, तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का हमने एक यूनिट खत्म किया जो कि रिलेटेड था डिमांड से। यूनिट 3 है आपका जो रिलेटेड है कहीं ना कहीं सप्लाई से। यूनिट 1 था रिलेटेड टू डिमांड एंड यूनिट 3 होगा जो रिलेटेड होगा सप्लाई से। लेकिन इन दोनों के बीच में एक आता है आपका यूनिट नंबर 2 जो कि बात करता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कि क्या है कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, डिमांड के लिए भी और सप्लाई के लिए भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर हमारा किस तरीके से बिहेव करता है, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग। ठीक है ना। ये आपको पता है कि किसी के लिए भी, किसी भी सेलर के लिए कंज्यूमर जो है वो भगवान है, वो राजा के समान है। तो कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर आपकी 2 थ्योरीज गिवन है। इसके ऊपर आपके इकोनॉमिक्स ने 2 थ्योरीज आपको दी हैं। एक थ्योरी है जो कि बात करता है आपका इंडिफरेंस कर्व के बारे में, और एक थ्योरी है जो कि बात करता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। एक बात करेगा इंडिफरेंस कर्व और दूसरा बात करेगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो इन दोनों थ्योरीज को अपने को समझना है इस यूनिट नंबर 2 के अंदर। ठीक है सर, तो इन दोनों थ्योरीज को समझेंगे हम मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका ओवरव्यू लेंगे, इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, इस चैप्टर के की टर्म्स का ओवरव्यू लेंगे, क्या होते हैं हमारे, किस टाइप के गुड्स होते हैं उसको देखेंगे अपन लोग। हमें इसका चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, इसके अंदर कितने कितने टाइप्स के गुड्स हैं हमारे, कैसे लग्जरी गुड्स होते हैं, कैसे नेसेसरी गुड्स होते हैं, कौन से हमें गुड्स हैं जो कंफर्टेबल प्रोवाइड करते हैं, उनको समझेंगे। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि भाई साहब यूटिलिटी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यूटिलिटी क्या होता है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है आपका मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी से जुड़े हुए ही फिर बाकी कॉन्सेप्ट और निकल के आएंगे। तो एक यूटिलिटी का बेस आपको और समझना है, इसकी इतनी बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, एंड फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको और कंटिन्यू करते हुए चलेंगे हम। चलिए सर शुरू करते हैं फटाफट से। आपका मॉड्यूल क्या कह रहा है उसको समझते हैं। मॉड्यूल ने एक ओवरव्यू आपको प्रोवाइड किया है और उसमें कह रहा है कि भाई साहब ह्यूमन के वांट्स को समझो। कितने टाइप के ह्यूमन वांट्स हो सकते हैं, कैसा उसका नेचर है, कैसा उसका बिहेवियर है। आपने स्टार्टिंग जब इकोनॉमिक्स की थी तो आपने देखा था कि भाई साहब वांट्स लोगों के सेटिस्फाई नहीं होते। लोगों की इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड है। ठीक है, और इसी के बीच की आपकी पूरी भसड़ चल रही है कि भाई साहब रिसोर्सेज तो है लिमिटेड लेकिन वांट्स है आपके अनलिमिटेड। तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए, किस तरीके से अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू एलोकेट किया जाए और एक बीच का मिड पॉइंट निकाला जाए जिससे कि हमारे रिसोर्सेज पूरे तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज हो और हमारे मैक्सिमम वांट जो है वो सेटिस्फाई हो सके। सारे तो नहीं हो सकते लेकिन मैक्सिमम हो सके। ठीक, तो इसी से रिलेटेड यहां पे एक टॉपिक दिया गया है आपको जिसको कह रहे हैं हम नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, की ह्यूमन वांट्स किस प्रकार के होते हैं, क्या उसका नेचर है, उसको अपने को समझना है। क्या कह रहा है मॉड्यूल, ऑल डिजायर्स टेस्ट एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड वांट्स। ऑब्वियस बात है कि जो भी व्यक्ति है उसके जितने भी डिजायर हैं, जो भी इस प्रकार के उसके टेस्ट हैं, जो भी उसके मोटिव्स हैं, ये सारे के सारे बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कहलाते हैं, आपके वांट कहलाते हैं। वांट्स में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री और साइकोलॉजिकल कॉजेज सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब पंगा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो अपने को चूज करना है। क्या चूज करना है कि कौन से वांट है जो कि अर्जेंट है और कौन से वांट्स हैं जो कि अर्जेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप भी देखते होगी कि सर जी अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप देखते हो यार 1000 रुपए से करने को तो अपने पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या पहले करूं और क्या बाद में करूं। आप इसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो। प्रायोरिटी लिस्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन अर्जेंसी की, क्या अर्जेंट है, इसमें से कहां मुझे 200 रुपए पहले खर्च करने की आवश्यकता है, कहां मैं 500 रुपए उसके बाद करूंगा, उसके बाद बाकी रिमेनिंग, और कुछ छूट भी जाएगा एंड में तो देखी जाएगी, आगे जब पैसे आएंगे तब उसको मैनेज करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मुद्दा क्या है कि आप उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो, मतलब उसमें आप उसको बाइफरकेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी। जो अर्जेंट होता है वो टॉप पे होगा और जो अर्जेंट नहीं है वो आपका उसके बाद में आएगा। ठीक है सर, सो उसी चीज को कहा गया है ऑल वांट्स और ह्यूमन बीइंग्स एग्जिबिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। जो भी ह्यूमन वांट्स है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो आपको यहां पे समझाने के लिए कुछ बुलेट्स दिए गए हैं, कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको अपन समझते हैं वन बाय वन। नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर, दे आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाई। बिल्कुल सही कथन है ये कि भाई साहब जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और कभी भी कोई बोले कि नहीं 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 मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, अब जीवन में कोई इच्छाएं नहीं बची हैं, ऐसा नहीं होता। कभी भी आप कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होते हो। वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, मतलब कि भाई साहब कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अर्जेंट होते हैं, उसके लिए तो आप कहते हो कि भाई साहब पैसे मांगने पड़ जाएं, पैसे
बहला फुसला के लेने पड़ जाएं, पैसे ब्लैकमेल करके लेने पड़ जाए, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल की बात कर रहा हूं। मतलब क्या है कि उसकी अर्जेंसी इतनी है कि आपको दिन रात नींद नहीं आती, आप कहते हो भाई साहब इसको पूरा करने के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, दैट इज अर्जेंट, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कम अर्जेंट होता है, आप कहते हैं ठीक है यार हो गया तो हो गया, नहीं तो बाद में देख ली जाएगी। ईच वांट इज सेटिएबल, मतलब क्या है इसका कि भाई साहब सारे वांट का बेस है कि वो सेटिस्फेक्शन दे सकता है आपको, मतलब हर एक वांट जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है और उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। दिस इज अपॉन यू कि आप उसको कैसे चूज करते हो कि किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, लेकिन हर एक वांट आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है और हर एक वांट को आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो। ऐसा कोई वांट नहीं होगा जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है सर। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, बहुत सही बात है कि आपकी अगर 4 इच्छाएं हैं, 4 अगर आपकी वांट्स हैं तो ये चारों आपस में कंपटीशन कर रही है, लड़ रही हैं। ये वांट नंबर 2 1 से कह रहा है कि ले ले तेरी बारी बाद में आएगी, मेरी पहले आएगी। 3 इसको कह रहा है कि नहीं नहीं तुम दोनों की बाद में आएगी, मेरी पहले आएगी। 2 कह रहा है नहीं नहीं तू गलत कह रहा है, पहले मेरी आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके वांट्स होते हैं वो सारे आपस में लड़ रहे होते हैं कि नहीं मैं पहले मैं पहले मैं पहले, और वो डिसीजन आपको मेंटेन करना होता है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक कंपटीशन चल रहा है। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, दे कॉम्पीट ईच अदर फॉर सेटिस्फेक्शन बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स। ठीक है सर। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि आप अगर एक की इच्छा पूरी कर दोगे तो दूसरा उसके अंदर अपने आप कवर हो जाएगा। तो ऐसे भी कई वांट्स होते हैं, लाइक आपने कोई एक काम किया उससे आपको 2 या 3 सेटिस्फेक्शन मिली, 2 और 3 इच्छाएं आपकी पूरी हुई, तो इस टाइप के वांट्स भी आपके होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। सम वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय यूजिंग मोर देन वन गुड्स और ग्रुप ऑफ गुड्स, मतलब कि एक या मतलब एक से ज्यादा या फिर पूरा एक ग्रुप ऑफ गुड्स होगा, उसको सेटिस्फाई करने से आपके कुछ वांट्स पूरे होते हैं। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं। आप एक साथ एक को सिर्फ चुन नहीं सकते हो, आप अगर एक चुनोगे तो साथ में दूसरा आपको ऑटोमेटिकली उसको आपको चुनना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप कि आपको लेट्स से कहीं घूमने जाना था, तो कहीं घूमने जब जाना था तो आप अगर किसी कंट्री की विजिट करना चाहते हो, किसी कंट्री को घूमना चाहते हो, तो इस कंट्री में घूमने की आपकी एक वांट होगी, लेकिन इसके साथ साथ इस कंट्री की शॉपिंग की वांट जो है वो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कि अगर आप जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जब आपने जाने का खर्चा उठा लिया तो शॉपिंग का खर्चा तो आप उठाओगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम जाना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा सिर्फ शॉपिंग के पर्पज से। तो कहने का मतलब है कि घूमने के पर्पज से गए, लेकिन उसके साथ साथ आपने और भी अपनी इच्छाओं को वहां पे अपनी और वांट्स को सेटिस्फाई किया। तो इस टाइप के जो ग्रुप ऑफ वांट्स क्रिएट होते हैं, दीज ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है वांट्स आर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ कि सर जी एक वांट्स को पूरा करने के लिए कई सारे माध्यम हो सकते हैं, मतलब कि आपके पास सब्स्टिट्यूशंस वहां पे अवेलेबल है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप उसमें से चुनते हो कि किसके थ्रू अपनी वांट्स को पूरा किया जाए, बट साधन आपके पास बहुत सारे हैं उसको पूरा करने के। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वांट जो है वो आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं, मतलब किसी के लिए वो वैल्यूएबल है किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। वांट्स वेरी विद टाइम प्लेस एंड पर्सन, ऑब्वियस बात है कि समय के अकॉर्डिंग वांट्स अलग अलग होते हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वांट्स अलग अलग होते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन वांट्स उनके अलग अलग होते हैं। अभी हम देखेंगे कि कुछ पर्सन के लिए लग्जरी जो है वो इसका बेसिकली नेसेसिटी टाइप का हो जाता है, क्योंकि वो लग्जरियस इतना ज्यादा हो चुका है कि उसको आदत लग गई है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। तो वो लग्जरी औरों के लिए है, लेकिन उस पर्सन के लिए वो एक प्रकार की क्या हो गई, नेसेसिटी हो गई। या फिर कई सारे वांट्स होते हैं, लाइक मैं कहता हूं कि एक बिस्लेरी की बोतल है, वो आप अगर घर पे देखो तो उसकी आपके लिए कोई खास वांट नहीं है, क्योंकि घर पे आपके पास ऑलरेडी आरओ या और सोर्सेज हैं पानी के। लेकिन अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे हो तो वो उस बिस्लेरी की बोतल के लिए आप अच्छा खासा अमाउंट देने को राजी हो जाते हो, इवन दो किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप उसके लिए हाई प्राइस देने को भी राजी हो जाते हो। दैट इज वेरी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और वेरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और सिचुएशन। सम वांट्स रीअकर अगेन whereas other do not occur again and again, मतलब कि कुछ वांट आपके ऐसे होते हैं जो आपको एक ही बार करना होता है, उसके बाद आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। कुछ वांट्स आपकी ऐसे होती हैं जिसको आप एक बार करते हो फिर आपको दोबारा करने का मन करता है, फिर आप दोबारा करते हो फिर आपको एक बार और करने का मन करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि आप रिपीट करते हो, आप उसको बार बार करते हो, एक बार करते हो अच्छा लगता है फिर दोबारा करते हो। मतलब कोई चीज आपने सपोज कंज्यूम किया, कोई चीज आपने खाया, वो आप ऐसा नहीं कि एक बार खाओगे दोबारा कभी जिंदगी में नहीं खाओगे, नहीं, उसको आप बार बार यूज करोगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ वांट्स आपके ऐसे हैं, लाइक कोई आपको एक्टिविटी ऐसी करनी थी, कोई ऐसा गेम खेलना था, या कोई ऐसी जगह पे विजिट करके आना था, या कोई एजुकेशन लेट से कंप्लीट करनी थी, तो ये एक बार की आपकी वांट थी, एक बार आपकी पूरी हो गई तो आप दोबारा सीए की पढ़ाई नहीं करोगे अगर एक बार आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि वांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक ही बार होते हैं, उसके बाद वो रिपीट नहीं होते। वांट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम, ऑब्वियस सी बात है कुछ वांट्स आपके ऐसे हैं जो कि आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेट्स से कोई अगर सिगरेट का
आदी व्यक्ति है तो वो सिगरेट एक टाइम में उसकी वांट्स थी, लेकिन एक टाइम के बाद वो उसकी हैबिट बन गई है जो कि उसके वांट का हिस्सा है। कुछ आपके कस्टम में आ जाता है। कस्टम का मतलब क्या हुआ कि कुछ आपके पूर्वज करते हुए आ रहे हैं और आप कहते हो यार ये करते हैं हम भी करेंगे, ये हमारे जगह ऐसा होता है तो ऐसे ही होगा, दुर्गा पूजा लेट से ऐसे मनाई जाती है तो इसी पैटर्न पे मनाई जाएगी, दिवाली ऐसे मनाई जाती है तो ऐसी मनाई जाएगी। ऑल तो देखा जाए तो वो वांट्स नहीं है, लेकिन वो आपके कस्टम में कवर हो गया, इसलिए वो आपके वांट्स का पार्ट बन चुका है। वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट एंड सोशल कस्टम। भी बहुत जेन्युइन चीज है कि जो भी वांट्स है उन पे प्रभाव पड़ता है इनकम से। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी वांट्स बदल जाती हैं। जिसकी इनकम ज्यादा होगी, एक इंसान जो है वो लेट से सैमसंग का फोन यूज करता था, उसकी इनकम बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है वो एप्पल के लिए सोचेगा, तो वांट्स में बदलाव आ गया। टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट होती है तो उससे आपकी वांट्स बदल जाती हैं। लोग आपको एडवर्टाइज कर करके आपकी इच्छाओं को परिवर्तित कर देते हैं। आप किसी के बारे में कुछ सोचते थे, अब वो आप कुछ और सोचने लग गए। सोशल कस्टम, तो मैंने कहने का मतलब क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आपकी वांट्स को अफेक्ट करते हैं, उसके अंदर बदलाव लेके आते हैं। Wants arise from multiple causes such as natural instinct, social obligation, individual economic and social status। ऑब्वियस बात है कि जो wants की पैदाइश है, मतलब wants जो आपका पैदा होता है वो कई सारे causes के बेस होता है। एक होता है नेचुरल इंस्टिंक्ट। नेचुरल इंस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि लेट से मुझे छोले भटूरे खाने। हो सकता है जो आपका पार्टनर उसको ना खाने हो, जो आपके साथ में व्यक्ति है उसको ना खाने हो, उसको लग रहा है ना ना मुझे छोले भटूरे से कतई दुश्मनी है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो दिस इज ऑन नेचुरल इंस्टिंक्ट, जो कि आपके अंदर की, आप कहते हो ना मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि मेरे को ऐसा करना चाहिए, वो मेरे लिए अच्छा है। तो दिस इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट। या कुछ सोशल ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक या फिर सोशल स्टेटस हो सकता है। मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति का एक स्टेटस है कि लेट से वो जो छोले भटूरे है वो नॉर्मल शॉप्स के ऊपर नहीं खाता, वो 5 स्टार के अंदर ही खाएगा। तो दैट इज वांट, जो कि उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग अराइज हो रहा है कि उसका स्टेटस ऐसा है, इसलिए वो इस चीज के ऊपर ही जाके सेट बैठेगा और जगहों पे वो सेट नहीं हो पा रहा। तो इन चीजों से भी फर्क पड़ता है हमारे वांट्स के ऊपर। तो इन शॉर्ट अगर लेके चलें तो हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स है, किस किस प्रकार से वांट जो है आपके वो अफेक्ट होते हैं, किन किन चीजों से आप वांट को कैटेगराइज कर सकते हो। उसके बाद इसकी अगर एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन देख लें तो आपको कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो वांट्स है वो 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड है। एक है आपके नेसेसरीज, दूसरे आपके कंफर्ट्स और तीसरे आपके लग्जरीज। नेसेसरीज वो होते हैं जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, जो इसके अंदर बिल्कुल लिविंग नेसेसरीज के अंदर आता है वो आपका आता है वही रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। कंफर्टेबल वो होता है जो आपके जीवन में एक आराम प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कह सकते हो एसी, दिस इज फॉर कंफर्ट्स। इस टाइप की जो आपकी वांट्स हैं वो आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक सिचुएशन ऐसा देते हैं, कुछ आपको ऐसे इक्विपमेंट देते हैं जिससे कि आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, काइंड ऑफ। ठीक है ना। बट लग्जरीज वो हो गए जो कि एक कह लो आप सुपरफ्लुअस एक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो गए, वो लग्जरी के अंदर पार्ट आते हैं। जैसे कि कार इज फॉर कंफर्टेबल, लेकिन आप कहते हो जी BMW, दिस इज अंडर लग्जरी। तो इसलिए इस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। कंफर्टेबल कह सकते हो आपकी इनिशियल रेंजेस जो होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, दैट इज अंडर कंफर्टेबल, लेकिन जब उसकी एक हायर एंड पे चले जाओगे तो वो आपका लग्जरी का पार्ट बन जाता है, विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है सर। नेसेसरीज को समझते हैं। नेसेसरीज के अंदर काफी अच्छी क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि नेसेसरीज का मतलब क्या है, विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग। भाई साहब जीने के लिए जो जरूरी है, जिन जिन चीजों की पूर्ति होना जरूरी है वो नेसेसरीज के अंदर कवर होती हैं। इनको सब डिवाइड किया जाता है फर्दर कैटेगरीज के अंदर, जिसको 3 कैटेगरीज दी गई है। नंबर 1 की नेसेसरीज फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस, जो कि एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, जिससे कि आपका एग्जांपल होता है रोटी, कपड़ा और मकान, सिंपल। नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, मतलब कि ये कुछ ऐसी नेसेसरीज है जो कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। आपको अगर जिंदा रहना और अच्छे से काम करना है जीवन में तो आपको इन चीजों की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, पढ़ाई, या आपसे कह सकते हो कि क्लीन वाटर, आरओ का वाटर। ऑब्वियसली बात है, आप पहले तो कह रहे हो कि पानी मिल जाए वही बहुत है, उसके बाद जब आप आते हो एफिशिएंसी के ऊपर तो आप कहते हो यार अगर गंदा पानी का यूज करेंगे, सेवन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम बीमार पड़ जाते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ एफिशिएंसी वी नीड क्लीन वाटर, या फिर वी नीड फूड विच नरिश आर माइंड, मतलब कि लाइक हमें बादाम खाना जरूरी है। तो ये आपकी नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका कन्वेंशनल नेसेसरीज, जो कि हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये कन्वेंशन का पार्ट है इसलिए नेसेसरी बन गया है। मतलब कि लेट से कोई फेस्टिवल ऐसा होता है जो कि एक के घर में मनाया जाता है, एक फैमिली है जो इस फेस्टिवल को मनाती है और वो 10,000 के अंदर काम चला लेती है, लेकिन एक फैमिली की कन्वेंशन कुछ इस प्रकार से है कि उसको इसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए लेट सपोज 2 लाख रुपीस खर्च करना होता है। ठीक है ना। तो दिस इज अंडर नॉट नेसेसरी, बट वो उनकी कन्वेंशन ऐसी है, उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो उसके लिए नेसेसरी का पार्ट है, कि वो करते आ रहे हैं, करते रहते हैं और करना पड़ेगा। वो उन्होंने इस तरीके से अपनी कन्वेंशन के अंदर उसको ढाल लिया है, तो वो आता है आपका कन्वेंशनल नेसेसरीज के अंदर। तो नेसेसरीज फॉर लाइफ आर थिंग नेसेसरी टू मीट लाइक
necessary for life are things necessary to meet the minimum psychological need for the maintenance of life, such as minimum amount of food, cloth, shelter. मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, मतलब थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए, थोड़े बहुत कपड़े मिल जाए, रहने को छत मिल जाए, काफी हमारे लिए. बट मैन रिक्वायर समथिंग मोर देन द नेसेसरी ऑफ लाइफ टू मेंटेन लॉन्गेविटी, एनर्जी एंड एफिशिएंसी. मतलब काम में अच्छी एफिशिएंसी हो, एनर्जी हो, लॉन्गेविटी हो, इसको मेंटेन करने के लिए इंसान को और चीजों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि नरिशिंग फूड, एडिक्वेट क्लॉथिंग, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एजुकेशन, रिक्रिएशन, ईटीसी. तो ये आपका किसका पार्ट हो गया? ये आपका पार्ट हो गया नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी. नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी का पार्ट हो गया. These are necessaries for efficiency. Conventional necessity arise either due to pressure of habit और ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशन. जो आपके सोशल कस्टम कन्वेंशन चलते आ रहे हैं, आपकी आदतों के ऊपर है, तो वो आपका कन्वेंशनल नेसेसरीज का पार्ट बनता है. दे आर नॉट नेसेसरी ईदर फॉर एग्जिस्टेंस और एफिशिएंसी. ऑब्वियस सी बात है कि ये जरूरी नहीं है, ना एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है, ना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और ना एफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए इसकी आवश्यकता है. लेकिन ये आपके सोशल कस्टम्स का पार्ट है, इसलिए आप इसको कंटिन्यू करते हो और नेसेसरी के अंदर काउंट करके चलते हो. चलिए जी, तो नेसेसरीज आपको ध्यान रखना है कि फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है और वो 3 कैटेगरी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कंफर्ट्स का. कंफर्ट्स बेसिकली मतलब वही हो गया कि जो इंसान को आराम प्रोवाइड करते हैं वो आपके कंफर्टेबल के अंदर कवर किए जाते हैं. व्हाइल नेसेसरी मेक लाइफ पॉसिबल. नेसेसरीज क्या करते हैं? आपकी जिंदगी को पॉसिबल बनाते हैं, जीना संभव होता है. लेकिन जो कंफर्ट्स होते हैं वो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, सेटिस्फाइंग बनाते हैं. लाइफ पॉसिबल होगा किससे? नेसेसरीज से. लेकिन लाइफ कंफर्टेबल होगा किससे? आरामदायक जिंदगी कैसे होगी? जब आप कंफर्ट्स के अंदर कवर करोगे अपने आप को, सेटिस्फाइंग होगी. कंफर्ट्स आर लेस अर्जेंट. ऑब्वियस सी बात है, ये अर्जेंट में तो कभी क्लासिफाई नहीं होगा ना. आपकी अर्जेंट वांट है क्या कंफर्ट? बिल्कुल भी नहीं. अर्जेंट वांट तो आपकी नेसेसरीज वाली है. लेकिन उसको जब आप कवर कर लोगे तो उसके बाद जो आपके पास यूटिलिटी होगी, जो आपकी इच्छाएं होंगी, वो कंफर्टेबल की ओर भागेंगी. तो कंफर्ट्स आर लेस अर्जेंट देन नेसेसरीज. टेस्ट एंड होलसमनेस ऑफ फूड. गुड हाउस. एक था, अभी तो घर चाहिए था, आप कह रहे हैं भाई साहब बंगला चाहिए, या फिर अच्छी लोकेलिटी में घर चाहिए, या अच्छा मकान चाहिए, बड़ा मकान चाहिए. क्लोथ्स दैट सूट डिफरेंट ओकेजन. अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के आपको कपड़े की रिक्वायरमेंट है. ऑडियो विजुअल एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट्स. कुछ आपको ऐसे इक्विपमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल टीवी हो गए या फ्रिज वगैरह हो गया, मतलब इस टाइप के इक्विपमेंट्स वगैरह आपको चाहिए, या फिर इसमें और हाई क्वालिटी आपको सिस्टम्स चाहिए, तो वो आपकी कैटेगरी इसके अंदर कवर हो जाती है, जिससे कि आपकी जिंदगी जो है वो कंफर्टेबल की दिशा में बढ़ने लगती है. तो दैट इज द कैटेगरी ऑफ कंफर्ट. एंड नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका लग्जरीज. लग्जरीज आर दोज वांट्स which are superfluous and expensive. ऑब्वियस ही बात है, they are not essential for living. जीने के लिए बिल्कुल भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है इसकी. आइटम्स सच एज एक्सपेंसिव क्लॉथिंग. अब आप इसके अंदर आए थे कि आपने कहा कि अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग क्लॉथ होनी चाहिए. अब आप कह रहे हो क्लॉथ तो होनी चाहिए, लेकिन वो एक्सपेंसिव होनी चाहिए. मतलब अब आपको शो ऑफ करना है, मतलब शो ऑफ लेवल का आपका स्टेटस है, तो ऑब्वियस ही बात है अब आपकी क्लोथिंग तो चाहिए, लेकिन साथ में वो एक्सपेंसिव भी होना चाहिए. एक्सक्लूसिव मोटर कार. सिर्फ कार से काम नहीं चलेगा, वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए. मतलब सबके पास होगा तो फिर वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो रेयर लोगों के पास होगा तो वो लग्जरी का पार्ट हो जाएगा. क्लासी फर्नीचर, गुड्स यूज्ड फॉर वैनिटी ईटीसी फॉल अंडर दिस कैटेगरी. The above categorization is not rigid as a thing which is comfort or luxury for one person or at a one point of time may become necessity for another person or at another point of time. बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह के गया कि भाई साहब ये कोई क्लासिक कैटेगराइजेशन जो है ये रिजिड नहीं है. क्यों? क्योंकि जो कंफर्ट और लग्जरी एक टाइम पे एक बंदे के लिए होती है, अगले टाइम पे हो सकता है कि वो कंफर्ट और लग्जरी जो है वो उसके नेसेसिटी का पार्ट बन जाए. मतलब कि पहले आप कहते थे कि भाई साहब खाना पीना मिल जाए वही बहुत है, रोटी कपड़ा मिल जाए बहुत है, लेकिन जब आप ग्रो कर रहे हो, आप रिच होते जा रहे हो, तो आपको एसी की आदत लग गई. अब आपकी एसी जो है, एसी के माहौल में रहना या एसी के रूम में रहना, वो आपकी नेसेसिटी का पार्ट है. बिना एसी के आपको नींद नहीं आती. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर कंफर्टेबल. ये आपका एक टाइम पे कंफर्टेबल की कैटेगरी में था, लेकिन आज के टाइम पे ये आपके लिए, किसी व्यक्ति के लिए ये किसका पार्ट बन गया? नेसेसिटी का पार्ट बन गया. तो इसलिए ये रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो उसके लिए किस कैटेगरी में फॉल करता है. एज ऑल ऑफ अस are aware, the things which are considered as luxury in past have become comfort and necessary today. ऑब्वियसली बात है, जिसको हम एक जमाने में सपोज करो 1980 शताब्दी के अंदर या 18 सेंचुरीज के अंदर, 1800 सेंचुरीज के अंदर जिस चीज को आप लग्जरी के अंदर काउंट किया करते थे, मतलब एक जमाने में किसी के पास गाड़ी होना बहुत बड़ी बात होती थी, आज के टाइम पे वो आपकी कंफर्ट या नेसेसरी का पार्ट हो चुका है. तो कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी लग्जरियस चीजें जो कि पास्ट में लग्जरी के अंदर कंसिडर की जाती थी, वो ऑब्वियसली बात है कि आज के टाइम पे वो आपके कंफर्ट या नेसेसरीज का पार्ट बन चुकी है. ठीक है सर, हमने क्या समझा अभी तक? हमने समझा अपनी वांट्स को, हमने समझा अपनी
वांट्स को कि वांट्स का नेचर कैसा होता है और वांट्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। नेचर में हमने कई सारे इसके बुलेट्स देखे, हमने अलग अलग तरीके से वांट्स को समझने की कोशिश की और फिर इसके क्लासिफिकेशन को देखा कि भाई साहब वांट्स जो है वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो 3 कैटेगरी को हमने समझा और एट लास्ट जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूटिलिटी की। ये कहीं ना कहीं आपको वांट्स को पूरा कवर कर गया कि भाई साहब वांट्स होता क्या आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूटिलिटी की। सर यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी का मतलब क्या है? तो इसके अंदर बहुत अच्छी बात की गई है कि यूटिलिटी को आपको कभी भी अलग लेके चलना है, किससे? सेटिस्फेक्शन से। यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर बोथ डिफरेंट टर्म्स। मतलब सर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि जब आपने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कमोडिटी या कोई भी सर्विस ली, कंज्यूम की और तब आपने उसको इवेल्युएट किया कि इससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हुई, कितनी सेटिस्फेक्शन मुझे मिली, दैट इज सेटिस्फेक्शन। बट यूटिलिटी इज व्हाट? यूटिलिटी इज समथिंग विच इज कैलकुलेटेड बिफोर द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब कि आप कोई भी आइटम को कंज्यूम करने से पहले उसको जज कर रहे हो, उसकी इवैल्यूएशन कर रहे हो कि इसके लिए मैं कितना खर्च करने को तैयार हूं, दैट इज योर यूटिलिटी। मतलब योर विलिंग कैपेसिटी, जो आपकी विलिंग कैपेसिटी कि आपको लग रहा है कि इस आइटम को मैं कंज्यूम करूंगा तो मेरे को ये इतनी सेटिस्फेक्शन देगा, फ्यूचर में देगा, तो मैं इसके लिए आज लेट से 100 रुपीज खर्च करने को तैयार हूं। दिस इज व्हाट, दिस इज बेस्ड ऑन योर यूटिलिटी। ऑल्दो जब आप इसको कंज्यूम करोगे हो सकता है ये आपको सेटिस्फेक्शन दे विच इज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी। की आपने सोचा था कि इतनी सेटिस्फेक्शन देगा तो वो यूटिलिटी थी, लेकिन जब आपको एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन मिला तो हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, ठीक है, या वो उससे ज्यादा भी हो, वो डिपेंड करेगा। बट यूटिलिटी इज व्हाट, समथिंग इन एडवांस। ठीक है, चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड इन नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की क्या वांट सेटिस्फाइंग पावर है वो आपका बेसिकली यूटिलिटी कहलाता है। इट इज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, नॉट द एक्चुअल, ध्यान देना, expected satisfaction to a consumer when he is willing to spend money on a stock of commodity which he has capacity to satisfy his want। मतलब कि इसकी want को satisfy करने की कैपेसिटी रखता है कोई commodity और उसके ऊपर कोई अपने पैसे खर्च कर रहा है और उसके बेस पे वो एक एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि ये मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन तो प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। नाउ यूटिलिटी इज द एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। अगेन रिपीट हो रहा है कि ये आपकी एंटिसिपेशन है, आपकी ये एक तरीके से आप अनुमान लगा रहे हो कि इतनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा बाय द कंज्यूमर। और एंड सेटिस्फेक्शन इज द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन डिराइव। और सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमें एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ऑब्वियसली विच इज आफ्टर कंजम्पशन, और एंटिसिपेटेड जो होगा दैट इज बिफोर कंजम्पशन। A commodity has utility for a consumer even when it is not consumed। ऑब्वियसली बात है कि कमोडिटी की जो यूटिलिटी होगी वो कंज्यूमर कब निकाल सकता है, वो उसकी कंजम्पशन से पहले उसको कैलकुलेट कर सकता है। इट इज अ सब्जेक्टिव एंटिटी एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बंदे की यूटिलिटी हो सकती है कि कुछ हो और दूसरे बंदे की हो सकती है कि कुछ और हो। लेट्स से एक वाटर की बोतल है, उसको पानी की है, उसकी सेटिस्फेक्शन पावर, जो उसकी सेटिस्फाइंग पावर है वो एक पर्सन के लिए कुछ और है जो बहुत ज्यादा प्यासे होगा, एक कम प्यासा उसके लिए कुछ और होगा, जिसको बिल्कुल प्यास नहीं लगी है उसके लिए वो कुछ और हो सकती है। तो इसलिए ये एक सब्जेक्टिव एंटिटी होता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अ कमोडिटी हैज डिफरेंट यूटिलिटी फॉर द सेम पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस और एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर बात करें तो हमने कहा कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बात करें अगर एक ही व्यक्ति की, तो एक व्यक्ति के लिए भी एक कमोडिटी की यूटिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है अलग अलग समय पे। मतलब अभी मैंने बताया था कि आपकी पानी की बोतल है, आपके घर के अंदर आपको उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है वो लेवल अलग होगा, और वही आपकी टूरिस्ट प्लेस पे कितनी रिक्वायरमेंट है वो लेवल अलग होगा, और वही आप किसी ऐसे प्लेस को जहां की पानी की बोतल मिल नहीं रही है तो वहां पे आपकी उसकी रिक्वायरमेंट का लेवल अलग होगा। तो इसलिए आपकी यूटिलिटी हर जगह पे अलग प्लेसेस पे अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट हो सकती है। It should be noted that utility is not the same thing as usefulness. From the economic standpoint, even harmful things like liquor may be said to have utility because people want them। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब यूटिलिटी जो है वो यूजफुलनेस से अलग है। मतलब आपके लिए यूजफुल क्या है, आपके लिए फायदेमंद क्या है, वो अलग चीज होती है। यूटिलिटी हम उन चीजों की भी निकाल सकते हैं जो कि आपको नुकसान प्रोवाइड करती है लेकिन आपको वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिया गया लिकर, ये एग्जांपल लिया गया सिगरेट। अब ये जो ऐसी चीजें है या टोबैको प्रोडक्ट, ये ऐसी चीजें है जिसकी आपको, जो आपके लिए नुकसान नहीं है लेकिन स्टिल आपको चाहिए होता है, आपको उसकी आदत, आपको उसकी हैबिट है, तो उस सिनेरियो के अंदर आप उसकी भी यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और यूटिलिटी कैलकुलेट करने से होता क्या है सर, अभी आप कंटिन्यूएशन में देखोगे इस पूरे एरिया को, जब आप इसका आधा पार्ट खत्म करोगे मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आपको पता लगेगा कि यूटिलिटी का एक्चुअल पर्पस क्या है। हो सकता है आपको एग्जैक्टली कनेक्ट ना कर पा रहे हो कि हम कहां जाना चाह रहे हैं, किस दिशा में आपको ले जाना चाह रहे हैं, बट आफ्टर 3-4 पार्ट्स आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यूटिलिटी क्या कहना चाह
रहा है, या ऐसा कह लो कि इंडिफरेंस कर्व आने से पहले पहले आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यूटिलिटी क्यों चाहिए, क्यों पता लगाना जरूरी है, और पता लगा के क्या फायदा मिलता है सेलर को, क्या फायदा मिलता है बायर को, क्या फायदा मिलता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी आपकी यूटिलिटी का यूज करती है, तो वो चीज को आप समझोगे आगे चल के। ठीक। Thus, in economics, the concept of utility is ethically neutral। मतलब यहाँ पे आपको भाई अच्छा बुरा नहीं सोचना है, ये न्यूट्रल कॉन्सेप्ट चल रहा है। वैसे अच्छा है तो भी यूटिलिटी निकाली जाएगी, और अगर वो आपके लिए बुरा है तो भी उस प्रोडक्ट की, उस आइटम की यूटिलिटी निकाली जाएगी। नाउ दिस इज ऑल अबाउट यूटिलिटी। अब बात करें हम अगले दो कॉन्सेप्ट की कि यूटिलिटी हाइपोथेसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब यूटिलिटी से ही, यूटिलिटी इज द जड़, यूटिलिटी जो है वो क्या एक प्रकार का आपके लिए जड़ है जो कि आपको प्रोवाइड करता है, बेसिस प्रोवाइड करता है कि आप थ्योरी जान सको कंज्यूमर बिहेवियर की। फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन एडवांस टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। अलग अलग थ्योरीज आई अलग अलग टाइम पे, एंड दस टू एक्सप्लेन दिस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है, दैट इज दो ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरीज। नंबर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जो कि हमारे इस चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक। और दूसरा है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि प्रोपाउंडेड बाय है हिक्स एंड एलन। तो इसको हम समझेंगे, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर यही दो पार्ट है जो अपने को डिटेल में कवर करना है। उसके बाद जाके आपका ये वाला जो यूनिट है ये आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है, उसके लिए कुछ थ्योरी दी गई है। थ्योरी दो महान लोगों ने दी है और उनके दो नाम है। नंबर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड नंबर टू इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि हम आने वाले पार्ट्स के अंदर, टुकड़ों के अंदर कवर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू। आपको समझ में आया कि सर वांट्स का क्या फंडा है, वांट्स की क्या आवश्यकता है। दूसरा आपको समझ में आया कि सर यूटिलिटी का क्या गेम है, और इसके थ्रू ही अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये यूटिलिटी का बेस आपका यूज किया जाएगा जब हम अगला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जब इसमें बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी की। इसके बाद यही आपका आगे चलेगा जब हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की, यही आगे चलेगा जब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कहने का मतलब क्या है, दिस इज द बेस जो कि कंटिन्यू होगा आपके पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, जिसको कि आपको यूज में लेके आना है, इस जितना भी आपने यहाँ पे सीखा। ठीक है, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कंटिन्यू करेंगे बाकी की चीजों को। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।